तरीके से होगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है कि अकाउंट क्लोजर पहले करे या मेंबरशिप क्लोजर कैसे पहले करे, तो वो देखिए थोड़ा सा डाउट क्लियर करवा मेंबरशिप, दीजिए। हाँ मेंबरशिप क्लोजर का हाँ। एक मिनट हो जाएगा ना, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेंबरशिप तभी होगा जब उसके बाकी अकाउंट्स जीरो होंगे, और जैसे सर उसका जो उसका शेयर। सेविंग, उसका हाँ। लोन, ट्रेड या टर्म डिपॉजिट XYZ कुछ भी, ये सारे ओके। अकाउंट जब तक जीरो नहीं होंगे, चाहे वो एसेट हो या लाइबिलिटी हो, लेनदार या देनदारी आप जिसको बोलते हैं, वो जब तक हाँ हाँ। जीरो नहीं होगा तब तक आप मेंबरशिप को क्लोज नहीं कर सकते। ओके सर। और सर जो मतलब उसका करने से शेयर पहले डिपॉजिट है। उसकी एसेट और लाइबिलिटी को जीरो करना है, जो भी लेनदारी देनदारी है। हाँ अगर हाँ। लेना है मेंबर से तो पहले वो वसूल करना है, या मेंबर को अगर कुछ अमाउंट देना है तो पहले वो देना है, उसके बाद ही आप मेंबरशिप को क्लोज कर सकते हैं। ओके सर। सर उसमें एक प्रॉब्लम था कि जैसे बिना मेंबर के आप किसी की एंट्री नहीं कर सकते, कि किसी को लोन हम्म। नहीं दे सकते, या किसी से आप हाँ। इंटरेस्ट नहीं ले सकते, या लोन नहीं ले सकते, सेम एज इट इज। अगर मेंबरशिप को क्लोज करना है तो ये सारे अकाउंट जीरो होने चाहिए। क्लियर सर है? अगर उसका शेयर शेयर अपने को विड्रॉल करना है, तो वो शेयर में बोलता है 10 रुपये मिनिमम 10 रुपीज आपको रखना पड़ेगा। शेयर ही जीरो नहीं होता। हाँ। शेयर देखिए उसका उसके पहले लिए, शेयर क्लोजर, उसका पहले शेयर देना है कि पहले मेंबरशिप क्लोजर करना है? नहीं नहीं, पहले शेयर जीरो करना है, उसके बाद ही आप मेंबरशिप क्लोज कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना हाँ। है। उसके लिए आपका एक पैरामीटर होता है, वहां पे बाय डिफॉल्ट जो मेंबर का मिनिमम शेयर होता है वो आपका 10 रुपए होता है। उसको आप जब तक जीरो नहीं करेंगे तब तक आप मेंबरशिप का जो भी शेयर है उसको आप जीरो नहीं कर सकते, वो एरर देता है मिनिमम शेयर बैलेंस का। बट ये देखिए, ये मिनिमम शेयर अमाउंट बाय डिफॉल्ट 10 है यहाँ पे। ओके सर। इसको जीरो करेंगे तभी आप मेंबरशिप के शेयर को जीरो कर सकते ओके सर। हैं, है ना? तो किसी को अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है कि शेयर अमाउंट को जीरो नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ से कर सकते हो उसको। ओके सर, मतलब पहले अपन उसका शेयर विड्रॉल कर देंगे, उसके बाद मेंबरशिप क्लोजर हाँ, कर देंगे। मैं वही बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि सारे अकाउंट जीरो होने चाहिए, चाहे उसके लेनदारी हो या देनदारी हो, दोनों, तभी आप मेंबरशिप ओके क्लोज सर। कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, अभी राजगढ़ से कोई कुछ बोल रहे थे। सर था सर डीसी आशा। हाँ बताइए। सर मैं बोल रहा था, जैसे मेंबरशिप में अपन नया मेंबर बनाते हैं, हाँ तो सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सर जैसे अपन सेव बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो वो एक लाल कलर की एरर दे देता है सर, हाँ, इस मैं उसके कॉन्टैक्ट लिए बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव। वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है सरनेम का। जब आप मेंबरशिप डालते हैं ना, या जी सॉरी, लास्ट नेम का एक ऑप्शन रहता है इनरोल मेंबर में। ये देखिए, इसमें हम ये अभी तक ये बताते आए हैं कि जितने भी स्टार मार्क फील्ड है उसका ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। लेकिन देखिए, लास्ट वाला जो नेम है, लास्ट नेम है, इसमें स्टार मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसको अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो फिर वो एरर देगा। इसमें आप अगर उसका लास्ट नेम फिल करेंगे तो जो मेंबरशिप बनाते टाइम जो एरर आता है वो नहीं आएगा। ठीक है? और उसमें जी देखिए, आपको लास्ट नेम के नीचे एक चेकबॉक्स दिख रहा होगा, वेरीफाई केवाईसी ऑफलाइन और वेरीफाई बाय डीसीबी एसटीसीबी अदर करके है। इन दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है किसी को भी, इसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है? ओके सर। हाँ। और कोई डाउट है मेंबरशिप में किसी को? सर मेरा एक डाउट था, गवालियर सीवी से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए। जी बताइए। हाँ सर, जैसे कोई मेंबर एक्सपायर हो गया, जो फोत हो गया, डेथ हो गई है सर, उसके पैक्स क्या करती है, उसके वारिस नाम को बना के जो भी उनका लोन होता है उस पर चढ़ जाता है। अब ओके। अपन सर मेंबरशिप में उसको क्लोज तो नहीं कर सकते, तो उसको कैसे ऐड करेंगे नॉमिनी में ऑप्शन में जाके? नहीं, देखिए पहले तो आप जैसे ऑफलाइन में क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए किसी का फादर एक्सपायर हो गए, तो उसके जो भी बेटे होंगे या जो भी उसके वारिस होंगे उसको आप पहले मेंबर बनाते हैं, उस पे सारा लोन आप ट्रांसफर करते हैं, फिर ऐसा ही होता है।
आप अधिकारी हो तो वो टीचर है वो अधिकारी अंकुर जी, मैंने जो अभी बताया, आप लोग ऑफलाइन में ऐसे ही करते हैं आपके मैनुअल बुक में? जी जी ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो सिस्टम में क्या करना है, जिसको बारिश बनाना है, अगर वो ऑलरेडी मेंबर है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मेंबर नहीं है तो सबसे पहले उसको मेंबर बनाना पड़ेगा, सिस्टम में आपको नया मेंबर इनरोल करना पड़ेगा। उसके बाद उसके फादर के जो भी लोन वगैरह होंगे उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर शेयर है कुछ तो शेयर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, अगर लोन है तो लोन को एज इट इज ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम है, जहां तक मुझे समझ में आता है, जैसे मान के चलिए शेयर है, सेविंग है या लोन है। अगर मान के चलिए कि आज आप किसी का लोन ट्रांसफर कर रहे हैं जी पेपर बना के, नंबर पुराना है, उस पर लोन भी पुराना है। जी जी अगर किसी को ट्रांसफर करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसमें, इंटरेस्ट में। वो इंटरेस्ट सिस्टम सही कैलकुलेट नहीं करेगा। सिस्टम को ये समझ में आएगा कि ये मेंबर पे आज आपने लोन डिस्बर्स किया है, बिल्कुल सर। सब नया कर, वो एक इशू है इंटरेस्ट का। जी उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जी जी बाकी अगर आप प्रोसेस तो यही है, बस प्रॉब्लम इंटरेस्ट का है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे एक बार एसपीसीबी से और एनएलपीएस से। तो जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसको आगे आपको कैरी फॉरवर्ड। जी सर। जी सर जी। ओके। और कोई इशू है मेंबरशिप में? ठीक है, आई थिंक मेंबरशिप में किसी को कोई और डाउट नहीं है। मोस्टली यही प्रॉब्लम्स आते थे मेंबरशिप मॉड्यूल में। हम अब बात करते हैं लोन की। लोन मॉड्यूल में पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो हम आपसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिए लोन मॉड्यूल में किसी व्यक्ति को लोन देने के लिए सबसे पहले उसका लैंड डिक्लेरेशन करना होता है, उसकी क्रेडिट लिमिट बनानी होती है, उसके बाद उसको सैंक्शन करना होता है कि कितना अमाउंट उसको लोन देना है। तो ये जो 3 प्रोसेस है, लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट और डॉल सैंक्शन, ये सेम डेट में कीजिएगा। अगर आप इसको अलग अलग डेट में करेंगे, मान के चलिए आपने लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट एक डेट में कर दिया, डॉल सैंक्शन दूसरे डेट में कर दिया, तो आपका जो मेंबर है वो डिसबर्समेंट के स्क्रीन पे शो नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम आती है। तो आप ये जो ऊपर के 3 प्रोसेस है, लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट, डॉल सैंक्शन, इनको एक ही डेट में कीजिएगा, चाहे आप डिसबर्समेंट किसी भी डेट में करें, है ना। ये तो हो गया आपका केसीसी लोन। उसके बाद आपका आता है अदर लोन है, एलटीएमटी लोन, जो भी आपका दूसरे टाइप के लोन होते हैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना होता है, फिर सैंक्शन करना होता है, उसके बाद डिसबर्समेंट होता है। डिसबर्समेंट का प्रोसेस सबके लिए सेम है ना। बस केसीसी लोन और अदर लोन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। केसीसी लोन के लिए हमें लैंड की आवश्यकता होती है, अदर लोन के लिए हमें लैंड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपका एलटीएमटी या जितने भी प्रकार के लोन आपके पास हो। ओके, कलेक्शन और डिसबर्समेंट का प्रोसेस सबके लिए सेम है। ठीक है, अब मान के चलिए कि मैंने कोई एक लैंड डिक्लेरेशन किया, क्रेडिट लिमिट बनाया, है ना। अब मुझे पता चला कि या तो ये क्रेडिट लिमिट मैंने गलत डेट पे बना दी, या गलत बना दिया, या फिर गलत मेंबर पे मैंने बना दिया। ठीक है, तो अभी फ्रंट एंड में आपके पास ऑप्शन है कि आप गलत क्रेडिट लिमिट अगर बना देते हैं किसी का, तो है ना, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने का ऑप्शन कहाँ पे, जैसे आप लोन मॉड्यूल में आते हैं, लेफ्ट साइड में ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्रेडिट लिमिट एंड सैंक्शन डिलीशन का। तो अगर आप गलत कोई लिमिट बना देते हैं या गलत मेंबर पे बना देते हैं, तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करके आप दोबारा लैंड डिक्लेरेशन करेंगे, क्रेडिट लिमिट करेंगे, डॉल सैंक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे नाम लिखा है कि क्रेडिट लिमिट एंड सैंक्शन डिलीशन का, लेकिन ये आपका लैंड भी डिलीट कर देता है। जो लैंड डिक्लेयर आप करते हैं वो भी डिलीट कर देता है, तो आपको लैंड डिक्लेयर भी दोबारा करना होगा, है ना। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, पर्पस सेलेक्ट करेंगे, है ना, और व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपको दिख जाएगा। आप चाहे तो यहाँ एडमिशन नंबर से भी 1 बाय 1 मेंबर सर्च कर सकते हैं, या फिल्टर बाय पे क्लिक करके, है ना। जिस भी मेंबर का आपका डिलीट करना है, या चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और उसको यहाँ से डिलीट करना है। अगर इस लैंड डिक्लेरेशन पे ऑलरेडी लोन है तो वो डिलीट करने नहीं देगा। ये तब तक आप डिलीट कर सकते हैं जब तक सिर्फ आपने या तो लैंड डिक्लेरेशन किया, क्रेडिट लिमिट या डॉल सैंक्शन किया है, अभी डिसबर्समेंट नहीं किया है। अगर डिसबर्समेंट कर देते हैं तो फिर वो डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देगा आपको, मतलब एरर देगा।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कलेक्शन स्क्रीन पे। इसमें आपको देखिए नीचे एक दो ऑप्शन आपको और दिख रहे होंगे। एक तो है लोन रिजेक्शन का और एक है रिपेमेंट चार्ट का, है ना। लोन रिजेक्शन हम कब कर सकते हैं, मान के चलिए मैंने किसी का गलत एप्लीकेशन बना दिया, किसी मेंबर पे होना था किसी दूसरे मेंबर पे कर दिया, या XYZ रीजन हो सकते हैं। तो जब तक आप उसका सैंक्शन या डिसबर्समेंट नहीं करते हैं तब तक आप उसको रिजेक्ट भी करके दोबारा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और रिपेमेंट चार्ट का यूज तब होता है, मान के चलिए कि मैंने कोई अदर लोन दिया, एप्लीकेशन क्रिएट किया, सैंक्शन किया, डिसबर्समेंट किया, उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, मुझे कुछ भी अपडेट करना है, तो आप रिपेमेंट चार्ट में जा सकते हैं। रिपेमेंट चार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाता है और यहाँ भी मिल जाता है। आप जैसे रिपेमेंट चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आप एडमिशन नंबर सर्च करेंगे, जिस भी मेंबर का आपका अपडेट करना है। अब इस पे है कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा, इसमें है नहीं, है ना। तो उसमें आप दो चीजें ऐड कर सकते हैं। एक तो अगर मान के चलिए उसका कोई रिपेमेंट मोड, जैसे आपका ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली होता है, अगर वो आपने गलत कर दिया तो वो एक तो वो अपडेट कर सकते हैं। सैंक्शन अमाउंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट वगैरह, ये सारी चीजें आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। और ऐड क्या कर सकते हैं आप, कोई इंस्टॉलमेंट अगर आप डालना भूल गए हैं, है ना। मान के चलिए किसी मेंबर पे 10 इंस्टॉलमेंट होने चाहिए थे, मैंने गलती से 7, 8 या 9 इंस्टॉलमेंट डाल दिया है, मुझे एक 10वां या 8वां इंस्टॉलमेंट उसमें ऐड करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको इसमें मिल जाती है। एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अपडेट करने का, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ऐड करने का। तो ऐड आप सिर्फ इंस्टॉलमेंट डिटेल कर सकते हैं और अपडेट आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, जैसे उसका रिपेमेंट मोड हो गया, या सैंक्शन अमाउंट हो गया, या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट हो गया। ये कुछ चीजें हैं जो आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वन टाइम होता है। आपने एक बार अगर अपडेट कर दिया तो दोबारा ये अपडेट करने नहीं देगा, कुछ चीजें ना वो ब्लॉक कर देता है। जैसे रिपेमेंट मोड आपने एक बार अपडेट कर दिया फ्रंट एंड से, तो दोबारा आप अपडेट नहीं कर सकते उसको, वो अपडेट करने नहीं देगा, वो ऑप्शन को ब्लॉक कर देगा, है ना। तो अपडेट करने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है ना, जैसे मान के चलिए किसी ने पुराना लोन देके रखा है किसी को, LTMT अदर लोन, या नया लोन भी दिया है, तो वो कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं कि या तो उनका अमाउंट गलत दिखता है या वो मेंबर नहीं दिखता है कलेक्शन स्क्रीन में। तो ऐसे केसेस में आप एक बार रिपेमेंट चार्ट में आके उसको चेक जरूर कीजिएगा कि यहाँ पे जो चार्ट निकल के आ रही है वो सही है कि नहीं, है ना। तो ये रिपेमेंट चार्ट का यूज बेसिकली इसीलिए है कि आप इसमें एक बार आके चेक करें। कुछ चीज ऑप्शन आपको मिले हैं जो फ्रंट एंड से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप वहाँ फ्रंट एंड से अपडेट करें, या आपको लगता है कि कोई इंस्टॉलमेंट छूट गया है जो मुझे इंस्टॉलमेंट पेमेंट लेना है, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है रिपेमेंट चार्ट में? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लोन कलेक्शन में। ठीक है, बेसिकली लोन कलेक्शन में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। है यहाँ पे 4 ऑप्शन, लेकिन हमें यूज सिर्फ 3 ऑप्शन ही करना है। लोन कलेक्शन, लोन प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन और लोन कलेक्शन विद रिसीवेबल, जो 4th ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है लेकिन हमें यूज 3 ही करने हैं। एक तो लोन कलेक्शन है, लोन प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन है और लोन कलेक्शन विद रिसीवेबल है। ये एक तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लोन इंटरेस्ट रिबेट कलेक्शन। ये ऑप्शन आपको यूज नहीं करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई रिबेट कलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, या तो मेंबर पे करता है सारा अमाउंट या फिर हमें उसकी सब्सिडी मिलती है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको ये सारे ऑप्शन बताता हूँ। अब उसमें कुछ कंडीशन होते हैं कौन सा ऑप्शन हमें कब यूज करना है। अब मैं अगर बात करूं ड्यू मेंबर की, कि जो मेंबर रेगुलर मेंबर आप जिसको बोलते हैं, जो कंटिन्यूअसली आपका पेमेंट लोन लेते भी आ रहे हैं और टाइम से वो पेमेंट करते भी आ रहे हैं, उसके लिए आपको जो ऑप्शन यूज करना है वो यूज करना है लास्ट वाला ऑप्शन, लोन कलेक्शन विद रिसीवेबल। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक आपको पॉपअप दे देता है कि यहाँ से आप सिर्फ फुल कलेक्शन ही ले सकते हैं। कि मान के चलिए अगर मेंबर पे 1 लाख आउटस्टैंडिंग है तो आपको यहाँ पे पूरा 1 लाख वन टाइम में ही पेमेंट करना होगा, है ना। अगर मेंबर वन टाइम में सारा पेमेंट करता है तो आपको सिर्फ ये ऑप्शन यूज करना है। अभी आप ओके पे क्लिक करेंगे, अभी इस पे कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है इसलिए वो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। आपको सिंपली यहाँ ओके पे क्लिक करना है, अमाउंट वगैरह चेक करना है और यहाँ से सेव करना है।
तो इससे क्या होगा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख वो आपका मेंबर से चार्ज हो जाएगा, और यहीं से आपका सिस्टम, आपका जो सबमेंशन होता है, जो आप गवर्नमेंट से जो इंटरेस्ट आप लेते हैं, जो मेंबर पे लगता है लेकिन पेमेंट गवर्नमेंट करती है आप लोगों को, उसका लिंक बाउचर बना के दे देता है आपको, है ना। तो सबमेंशन के बाउचर भी आपके साथ में बन जाता है, आपको अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लोन कलेक्शन विथ रिसीवेबल में किसी को कोई डाउट है? लोन कलेक्शन विथ रिसीवेबल में जी कोई हैंड रेज कर रहा है, बताइए। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन और है कि मेंबर तो ड्यू है, जो रेगुलर मेंबर है, लेकिन वो पार्शियल पेमेंट कर रहा है, कब? ड्यू डेट से पहले। मान के चलिए आज 5 तारीख है, आज किसी एक सीजन का ड्यू डेट है, चाहे वो रबी हो या खरीफ हो, लेकिन कोई मेंबर आया, वो 2 तारीख में आया, 3 तारीख में आया, ताकि वो पार्शियल पेमेंट कर रहा है कि मेरा आउटस्टैंडिंग तो 1 लाख है, लेकिन मैं ड्यू डेट से पहले आया और मैंने बोला कि अभी आप मेरा 50,000 ले लो, रिमेनिंग जो 50,000 बचता है वो मैं या तो ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले कभी भी आके पेमेंट कर दूंगा। इस स्टेज में आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है सेकंड वाला ऑप्शन, लोन प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इस ऑप्शन को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि आप मेंबर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। मान के चलिए कि यहाँ अगर आपका 100 रुपए दिखा रहा है या 1000 दिखा रहा है, तो आप इसको यहाँ से एडिट करके जितना भी अमाउंट आपको लेना है, चाहे 500 हो, 100 हो, 900 हो, जो भी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे अमाउंट एडिट करते हैं, सेम एज अब मैं आपको एक ड्यू मेंबर का दिखाता हूँ, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे आप यहाँ पे अमाउंट एडिट करते हैं ना, तो नीचे आपके सारे बाइफिकेशन एज इट इज आपको सिस्टम करके दे देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अमाउंट वाले ऑप्शन में अमाउंट डालना है कि आप कितना कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आज के डेट में लॉगिन किया है मैंने, इसलिए वो रिबेट कलेक्शन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ लोन कलेक्शन वाले स्क्रीन। ये देखिए, इसमें अमाउंट आ गया है। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे बाउचर टाइप सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे अमाउंट बता रहा है कितना, 54,944 रुपए 89 पैसे। अब मैं चाहूँ तो उसको एडिट करके जितना भी लेना चाहता हूँ उतना ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे 40,000 भी ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 40,000 डालूंगा, सिस्टम क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइफिकेशन आपको दिखा देगा। यहाँ पे सेम एज इट इज रिबेट कलेक्शन के साथ में भी होता है। जैसे आप यहाँ पे अमाउंट एडिट करते हैं तो यहाँ पे बाइफिकेशन आपको दिखा देता है, जो उसका एक्चुअल अमाउंट है वो यहाँ दिखता है, और जो बाइफिकेशन है अमाउंट जो आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखता है। ठीक है, आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सिर्फ अमाउंट वाले सेक्शन में अमाउंट डालना है कि कितना कलेक्शन आप ले रहे हैं, और यहाँ से इसको सेव करेंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो सिस्टम क्या करता है कि उसका प्रिंसिपल में से जितना अमाउंट आप लेंगे, मान के चलिए 1 लाख अगर आउटस्टैंडिंग है, आपने 50,000 अगर उसका प्रिंसिपल रिबेट कलेक्शन से लिया है, तो वो 50,000 मेंबर के प्रिंसिपल से माइनस कर देगा, और रिमेनिंग 50,000 प्लस उसका जो इंटरेस्ट होगा 1 लाख के उस डेट तक, उसको वो होल्ड कर देता है ना। या तो मेंबर ड्यू डेट पे आएगा या फिर वो नहीं आएगा, ये 2 कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो वो होल्ड कर देता है और उसका प्रिंसिपल में से 50,000 माइनस हो जाता है। अब इसमें 2 केस और होते हैं कि या तो मेंबर ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले आके रिमेनिंग पेमेंट कर गया, या फिर मेंबर आया ही नहीं या पेमेंट नहीं किया। अब मान के चलिए कि मेंबर ड्यू डेट पे या उसके पहले किसी भी डेट में आके वो रिमेनिंग 50,000 का भी पेमेंट करके गया, उस केस में हमें क्या करना है, फिर से ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 4th वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आप मेंबर जो है वो फुल पेमेंट कर रहा है, उसका जो भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ था वो पूरा पेमेंट कर रहा है। तो अब हमें ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, 4th वाला ऑप्शन दोबारा। कब? जब मेंबर ड्यू डेट पे या उसके पहले आके रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट कर रहा है तब। ठीक है, अब मान के चलिए कि मेंबर आया नहीं, वो ओवरड्यू हो गया सीजन, सेम सीजन में। अब ओवरड्यू मेंबर 2 तरह के होते हैं, एक तो सेम सीजन में ओवरड्यू मेंबर होते हैं, और एक जो पुराने ओवरड्यू हमारे पहले से चलते हुए आते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है लोन कलेक्शन का, चाहे वो मेंबर ड्यू ओवरड्यू हो पुराना, या फिर सेम सीजन का ओवरड्यू हो। दोनों ही केस में हमें लोन कलेक्शन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इसमें भी 2 कंडीशन होती है।
कि मान के चलिए कि कोई पुराना मेंबर है, बहुत पुराना ओवरड्यू है, अब वो कलेक्शन देने आया है, तब तो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली लोन कलेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जितना भी अमाउंट वो पेमेंट करता है, चाहे वो फुल पेमेंट करता है या आधा पेमेंट करता है, हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। ये एडिटेबल है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, बाइफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा और इसको सिंपली आप सेव करेंगे, उस मेंबर से कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशन ये बनती है कि मेंबर सेम सीजन का है और ओवरड्यू है। अब उसका 3% जो 1.5% आपका स्टेट और सेंट्रल से मिलता है वो आपको लेना होगा। इसका सबमिशन आपको देना होता है गवर्नमेंट को, तब जाके आपको अमाउंट मिलता है उसका। उसकी एंट्री कहाँ से करनी है? उसकी एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ड्यू डेट पे लॉगिन करना है। ड्यू डेट पे मतलब मान के चलिए कि मैं अगर 23-24 की बात करूं तो 23-24 में अगर मैं खरीफ सीजन की बात करता हूं तो खरीफ सीजन में आई थिंक 30/4/2024 उसका ड्यू डेट होता है। ठीक है, जिस भी सीजन में, जिस भी ईयर में जो भी आपका ड्यू डेट होगा आप वो यहाँ पे डालेंगे ड्यू डेट। अब इसमें कंडीशन ये है कि मेंबर का कलेक्शन लेने से पहले मुझे सबमेंशन की एंट्री करनी है। कितने परसेंट की? 3% की, जो 1.5% आपको मिलता है उसकी। उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे लोन कलेक्शन में, सबसे पहले तो ड्यू डेट पे आपको लॉगिन करना है। ये एंट्री ड्यू डेट पे ही होगी, जो आपका ड्यू डेट होगा उसी डेट पे ही होगी, ना आगे ना पीछे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोन कलेक्शन में क्लिक करेंगे। लोन कलेक्शन में जाने के बाद लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये आपको दिख रहा होगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ड्यू डेट, जिस भी डेट में आप लॉगिन करेंगे वो डेट आपका दिखाएगा। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करना है, लास्ट वाला ऑप्शन इंटरेस्ट सबमेंशन, क्योंकि हम ये एंट्री जो कर रहे हैं सबमेंशन के लिए कर रहे हैं। अब इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है, या तो आप मेंबर वाइज एंट्री भी कर सकते हैं, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, एडमिशन नंबर डालेंगे, या फिर आप पर्पस वाइज भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब कुछ केस में क्या होता है कि यहाँ पे मेंबर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मेंबर रिफ्लेक्ट ना करने का रीजन ये होता है उसका ड्यू डेट। तो आपको जब भी लोन कलेक्शन करना है इसके पहले आपको ड्यू डेट अपडेट करना है अपना। अब देखिए यहाँ पे 2 मेंबर दिख रहा है। ठीक है, मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे व्यू पे जैसे क्लिक किया, कोई मेंबर नहीं दिख रहा था मुझे, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे ड्यू डेट अपडेट करना है। ड्यू डेट अपडेट कहाँ से होगा? कॉन्फ़िगरेशन, लोन और आपका ड्यू डेट मास्टर। ड्यू डेट मास्टर पे आप जैसे जाएंगे, यहाँ आपको इस तरह से एक विंडो आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, व्यू मेंबर वाइज डिटेल पे क्लिक करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट वेरिएबल पे रहता है, इसको आपको फिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप पर्पस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्कीम पे आपको ऑल रखना है। अब आता है फ्रॉम डेट, कि किस डेट से आपने एंट्री की है। अब मान के चलिए मैं 1/4/23 लेता हूँ, आप चाहे तो 22 भी ले सकते हैं, है ना, आपकी यूजर्स के अकॉर्डिंग है वो। आप खरीफ की अगर मैं बात करूं तो खरीफ का जो डिसबर्समेंट होता है वो होता है 30/9/2023 है, 2023, और इसका ड्यू डेट क्या होना चाहिए? 30/4/2024। जैसे आप क्लिक करके यहाँ पे अपडेट ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस डेट से 1/4/23 से लेके 30/9/23 के बीच में जितने भी मेंबर को आपने डिसबर्स किया होगा उन मेंबर का ड्यू डेट सिस्टम 30/4/2024 सेट कर देगा। ठीक है, सेम एज इट इज आपका खरीफ के लिए अगर है तो आपका होता है 1/10/2023 से 31/3/2024 तक आप डिसबर्स करते हैं। उसका ड्यू डेट आप रखते हैं 15/6/2024। अलग अलग साल में अलग अलग हो सकता है, आप अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये डेट अपडेट कीजिएगा। लोन मॉड्यूल में एंट्री करने से पहले आप पहले अपना ड्यू डेट अपडेट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप अपडेट पे करेक्ट करेंगे तो ये आपका खरीफ का यहाँ से अपडेट कर देगा। अब मैंने एक ही स्क्रीन पे दिखाया है, ये काम आपको यहाँ से एक बार अपने खरीफ का कर दिया, उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर वो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो यहाँ पे करेंगे आप। ठीक है, पर्पस आप सिलेक्ट करेंगे, स्कीम ऑल रहेगा, डेट डालेंगे और अपडेट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल वाले ऑप्शन में आपको, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको ड्यू डेट पे ही लॉगिन करना है और इंटरेस्ट रिसीवेबल जो 3% का है वो आपका ड्यू डेट पे ही होगा। इसमें आप 2 कंडीशन होता है, या तो हम लेगेसी डेटा की एंट्री कर रहे होते हैं जिसमें हमें पता है कि कौन सा मेंबर इस सीजन में ओवरड्यू हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, और एक केस होता है कि हम करंट में एंट्री कर रहे हैं, करंट डेट पे। उस केस में हमें पता नहीं होता है कि कौन सा मेंबर ड्यू होगा और कौन सा मेंबर ओवरड्यू होगा। तो जिस केस में हमें पता है
उस केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस केस में हमें नहीं पता है कि हमें कौन सा मेंबर ओवर ड्यू होगा और कौन सा मेंबर ड्यू होगा, तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लोन कलेक्शन की एंट्री कर लेनी है। शाम तक जो भी आपका क्लोजिंग टाइम होता है उससे पहले तक आप सारी एंट्री कर लेंगे। जितने मेंबर आपके आएंगे, जिस भी कंडीशन के अकॉर्डिंग रहेगा, हमने सारे लोन की एंट्री कर ली। अब क्लोजिंग टाइम से पहले जब आप अपना कलेक्शन लेना बंद करते हैं, उसके बाद फिर आपको ये इंटरेस्ट सबवेंशन वाली एंट्री करनी है कि जितने मेंबर आ चुके हैं वो तो ड्यू हो गए आपके, और जो नहीं आए, जो बच गए, वो आपके ओवर ड्यू हो गए, अब वो नहीं आएंगे। अब कल से वो मेंबर ओवर ड्यू हो जाएगा। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, अगर आप करंट डेट पे लॉग इन कर रहे हैं तो ये सबसे एंट्री आपको लास्ट में करनी है, पहले नहीं करना है ये एंट्री। आप लेगेसी डाटा एंट्री कर रहे हैं तब तो आप पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करंट डेट पे एंट्री कर रहे हैं तो दिन के अंत में आपको ये एंट्री करनी है। जब आपको लगता है कि आप कोई मेंबर नहीं आएगा, अब मुझे क्लोजिंग करना है, तो क्लोजिंग से पहले आप उसका 3% बुक करके आप अपना डे एंड करके आप अपना जो भी क्लोजिंग वगैरह करके आप चले जाएंगे। तो उसके पहले आपको ये करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट करना है, इंटरेस्ट सबमेंशन, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, खरीफ, आप यहाँ पे पर्पस सेलेक्ट करेंगे। लेजर वाले ऑप्शन में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, बाउचर टाइप बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर रहेगा, और इसको आप व्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जितने भी मेंबर होंगे आपके, यहाँ पे 2 मेंबर है तो इसलिए 2 मेंबर दिखा दे, जितने भी मेंबर है सारे मेंबर आ जाएंगे। आपको अगर लगता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ गलत दिखा रहा है तो आप इसका एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। आपको अगर लगता है कि ये 4,000 बता रहा है, ये 5,000 होना चाहिए, ये 1,700 बता रहा है, ये 1,800 होना चाहिए, तो आप उसका एडिट भी कर सकते हैं। तो आप इसको एडिट करके, या एडिट नहीं करना है, अगर अमाउंट सही है सिंपली आप यहाँ से सेव करेंगे तो इनके इंटरेस्ट सबमेंशन की एंट्री ऑटोमेटिक सिस्टम बना देगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीवेबल में किसी को कोई इशू है या डाउट है किसी को कुछ? दिनेश सर, ऋषभ बोल रहा था। सर जैसे अपन ने इसका इंटरेस्ट सबवेंशन अपन ने बुक कर दिए, तो अपन इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं क्या, अपन ने कितने किसानों का इंटरेस्ट सबवेंशन बुक करे? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जी, तो वो थोड़ा बता दीजिए, रिपोर्ट कहाँ मिलेगी फिर? आप सिंपली जो आपका जीएल होता है या डे बुक होता है वहाँ चेक कर सकते हैं, जैसे बाकी लोन का आप चेक करते हैं। अच्छा, ठीक है, मेंबर वाइज भी वहाँ से पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन इसमें वो है कि सर अपन जो आपने बताया इंटरेस्ट बुक करना है, इसमें सारे ड्यू तो सारे मेंबर्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने इसीलिए आपको बताया ये चीज, ये 2 कंडीशन होते हैं कि एक तो हमें पता होता है कि कौन सा मेंबर ओवरड्यू है, इस केस में जब हम लेगेसी डाटा एंट्री कर रहे हैं, और एक केस ये होता है कि हमें पता नहीं होता कौन सा मेंबर ओवरड्यू होगा। अब मान के चलिए कि मैं करंट डेट पे लॉगिन कर रहा हूँ, मतलब आज करंट डेट पे लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा पैक्स ई पैक्स है। अब मैं मॉर्निंग में ही आके ड्यू डेट पे मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल का ऑप्शन में आके मैं यहाँ पे 3% बुक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सारे मेंबर दिखेंगे, चाहे वो ड्यू हो या ओवरड्यू हो। अगर आपने उस मेंबर का कलेक्शन नहीं लिया है तो वो मेंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। यहाँ पे सारे मेंबर दिखते हैं। अगर आपने कलेक्शन ले लिया तब यहाँ पे नहीं दिखेगा, अगर आपने कलेक्शन नहीं लिया अभी तो यहाँ पे सारे मेंबर आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि यहाँ से आप जो भी एंट्री कर रहे हैं वो ओवरड्यू ही होना चाहिए। नहीं, मतलब मेरा ये कहना है कि जो बैक डेट पे जो 18, 19, 20, 21 के जो बाकी है मेंबर, उनका भी इसमें लिस्ट आ जाती है कैलकुलेट? नहीं, यहाँ पे सिर्फ करंट सीजन में जो ओवरड्यू होंगे उन्हीं का 3% बुक करना है, जो आपके पुराने ओवरड्यू है उनका नहीं करना है। हमने 2 टिकट डाले थे इसके लिए। किसके लिए? यही सारे मेंबर शो हो रहे थे। तो देखिए उसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो उसका कलेक्शन आपने लिया है या फिर नहीं लिया है। नहीं लिया है, जैसे पहली बात तो ये है कि जो मेंबर्स बचने चाहिए जिनकी रिकवरी नहीं आई है उन्हीं का कैलकुलेशन होना चाहिए सिर्फ। हाँ बिल्कुल, उन्हीं का बुक करना है, उन्हीं का बुक करना है अपने को इंटरेस्ट। बिल्कुल, बाकी तो सबका उस वक्त जब रिकवरी आती तभी हो जाता है। अब इसमें यहाँ पे केस में क्या हो रहा है, सारे मेंबर्स की लिस्ट हो जाती है यहाँ पर। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पुराने 18-19 के भी ओवरड्यू मेंबर है ना, वो भी रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे, वो उनका कहना ही है। हाँ। रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना यहाँ पे, सेम सीजन के मेंबर दिखने चाहिए।
केवल करंट ईयर के ही दिखना चाहिए, कहने का मतलब 1/4 से जो ऋण वितरण हुआ है वही overdue दिखा रहा है, 3% में उन्हीं का बुक करना है, यहाँ पे मेंबर भी वही दिखने चाहिए। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मान के चलिए आपका 18 का ओवरड्यू है या 19, 22 जब का भी ओवरड्यू है, तो इनका फ्यूचर में भी आपने कोई डिसबर्समेंट बाद में किया है क्या उसके बाद, या सिर्फ ओवरड्यू चलते आ रहे हैं? तो ओवरड्यू रहेगा सर, वो तो उसको कहाँ से ओवरड्यू जो होता है ना सर, पूछ रहा हूँ मैं, नहीं करते उसको। अच्छा तो मुझे आप अपना एक जिस भी पैक्स का आपने टिकट डाला होगा उसका एक आईडी बता सकते हैं क्या? हम यही लॉगिन करके देख लेंगे। वो टिकट डाला था और उसको सोल्व कराया